नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने ही चैनल पे। आज हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड के बारे में पढ़ रहेंगे। जो ब्लड दोस्तों 10th 11th 12th प्लस जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो बिहार का कोई एग्ज़ाम हो या डिफरेंट स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो, सभी में ये जो टॉपिक है बायोलॉजी का वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखें कि क्या होता है ब्लड, क्या होता है ब्लड। चलिए दोस्तों देखिए, ठीक है, दिख रहा है ना दोस्तों, ब्लड कौन सा टिश्यू है? ब्लड कौन सा टिश्यू है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? अगला क्वेश्चन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है सर? तो देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ता है, अर्थात एक ऑर्गेन को दूसरे ऑर्गेन से जोड़ने वाले टिश्यू को क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। क्यों ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा गया? देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पे हर एक पॉइंट से एमसीक्यू बन सकता है। कंप्लीट खाना का डाइजेशन जो है वो कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी खाना का कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब खाना का एब्जॉर्प्शन भी हो गया, मतलब जो पचा हुआ जो डाइजेस्टेड फूड है, जो सॉल्युबल फूड है, वो एब्जॉर्ब कहाँ पे हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया फूड। अब इस एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब फूड को कौन एब्जॉर्ब कर लिया? ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। ठीक, अब ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया मतलब ब्लड इसको, ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में चला गया। अब हम बोल रहे हैं तो इसमें टंग को लगातार एनर्जी का जरूरत है, मतलब लगातार ग्लूकोज का जरूरत है। तो ये ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से टंग पे कहाँ से आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड आ रहा है। तो हम लोग ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं कि नहीं? अभी हम बैठे हुए हैं, अभी हम लोग कहीं चलने लगेंगे या घूमने लगेंगे तो थाई मसल को लगातार ग्लूकोज का जरूरत पड़ेगा एटीपी कन्वर्जन के लिए। तो ये ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से थाई मसल अर्थात जांघ के मसल को कौन लेके पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। ये दो एग्जांपल से तो आप लोग समझ गए होइएगा कि ब्लड कैसा टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, मतलब एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ रहा है कि नहीं, इसीलिए कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। खत्म बात। ठीक, अब देखिए, ब्लड जो है वह ब्लड को फिर से बांटा गया कितने पार्ट में? प्लाज्मा। ब्लड का दो मुख्य पार्ट है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। एक प्लाज्मा हो गया और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गया। ठीक, क्या क्या बोले? एक प्लाज्मा हो गया और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड को फिर से दो पार्ट में बांटा गया, एक पहला हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट। देखिए प्लाज्मा क्या है, एकदम ध्यानपूर्वक बातों को समझिए। देखिए प्लाज्मा क्या है? ब्लड में प्लाज्मा का कितना परसेंट पार्ट है? 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट का कितना परसेंट पार्ट है? ओनली 45%। ठीक है दोस्तों, अब जो ये 55% पार्ट है ब्लड में प्लाज्मा का, प्लाज्मा को हम लोग लिक्विड कंटेंट ऑफ ब्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड कंटेंट ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड जो है, ब्लड के लिक्विड कंटेंट को, वाटरी कंटेंट को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? देखिए, अब प्लाज्मा में किसमें प्लाज्मा में वाटर जो होता है दोस्तों, वह 90 to 92% पार्ट होता है। अब समझ में आ गया होगा क्यों प्लाज्मा को लिक्विड कंटेंट या वाटर कंटेंट कहा जाता है। क्योंकि प्लाज्मा में 90 से 92% पार्ट जो है वो किससे मिलके बनता है? पानी से मिलके बनता है। अब बच गया कितना? 8 से 10%। 8 से 10% पार्ट है जो है वो किससे मिलके बनता है? प्रोटीन से मिलके बनता है। प्रोटीन कितना होगा? 8 to 10%। ठीक है, खत्म। 8 to 10% पार्ट किससे बन के बना? प्रोटीन से मिलके बना। अब यहाँ क्या बन गया? बच गया फॉर्म्ड एलिमेंट। देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट किस से मिलके बनता है? तो सबसे पहला हो गया आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, तीसरा और आखिरी हो गया प्लेटिलेट्स। तीसरा और आखिरी क्या हो गया? प्लेटिलेट्स। एकदम ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा, एकदम आसान चीज़ है और इससे क्वेश्चन आता है जो कि आसानी तरीके से बन जाएगा। ठीक, अब देखिए वाटर तो 90 to 92% हो गया, इसीलिए लिक्विड कंटेंट कहा गया। अब प्रोटीन जो यहाँ प्रेजेंट है, प्रोटीन
प्लाज्मा में 3 टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में 3 टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन और तीसरा फाइब्रिनोजन। क्या बोले दोस्तों? प्लाज्मा में प्रोटीन कितना होता है? 8 से 10%। कौन कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिन। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन तीनों का काम क्या है। एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों। देखिए तीनों का काम क्या क्या है। देखिए जो फाइब्रिनोजन है, ये फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, अर्थात खून का थक्का जमाने में। फाइब्रिनोजन का क्या काम है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। कौन? फाइब्रिनोजन। दूसरा कौन आ गया आपका? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन किस में मदद करता है? डिफेंस में। ग्लोब्यूलिन किस में मदद करता है? डिफेंस में। डिफेंस अर्थात डिफेंस कहने का मतलब यहाँ क्या है? डिफेंस कहने का मतलब है यहाँ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का। ग्लोब्यूलिन किस में मदद करता है? ध्यान रखिएगा, ग्लोब्यूलिन किस में मदद करता है? डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करने का। अगला बात है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन किस में मदद करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का। एल्ब्यूमिन किस में मदद करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है? ध्यान दिख रहा है ना? ठीक है दोस्तों, ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस है कि देखिए हम लोग के बॉडी का जो पीएच है ना, याद रखिएगा, हम लोग के बॉडी का जो पीएच है वह 7.2 से 7.8 के बीच में ही रहना चाहिए। पीएच का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच कितने एग्जाम में तो ये पूछ दिया गया कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है, और पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हम लोग के बॉडी का जो पीएच है वो क्या है? 7.2 से 7.8 ही रहना चाहिए। तो ये जो एल्ब्यूमिन है ये हम लोग के बॉडी के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, अर्थात बॉडी में ना H+ आयन ज़्यादा होने देता है ना OH- आयन होने देता है। आप लोग को पता होगा कि जितना भी एसिड है उसमें H+ आयन क्या होता है? कॉमन होता है। तो अगर बॉडी में H+ आयन ज़्यादा होगा तो एसिडिक हो जाएगा, बॉडी में OH- आयन होगा तो बेसिक हो जाएगा। दोनों ही केस में क्या होगा? आदमी का मौत हो सकता है। इसलिए बॉडी के पीएच को मेंटेन करने का जो काम है वो कौन करता है? बॉडी के पीएच को मेंटेन करने का काम कौन करता है? एल्ब्यूमिन करता है। समझ गए होइएगा। एक बात और याद रखिएगा कि ये तीनों के अलावा प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स भी होता है, जैसे कि सोडियम आयन, जैसे कि कैल्शियम आयन, जैसे कि मैग्नीशियम आयन, जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन, ठीक, जैसे या फिर ग्लूकोज। जो हम लोग खाना खाते हैं उसका डाइजेस्टेड फूड क्या है? ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज हो गया। फिर एमाइनो एसिड, ये सब चीज भी किस में घूम रहा है? ये सब चीज कौन कौन बोल दिए? सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन, ये ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, ये सभी किस में है? प्लाज्मा में ही है। ये सभी किस में है? प्लाज्मा में ही। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि देखिए प्लाज्मा का एक कंस्टिट्यूएंट फाइब्रिनोजन है ना। प्लाज्मा में से अगर हम लोग फाइब्रिनोजन को माइनस कर दें, प्लाज्मा में से किसी भी प्रोसेस के द्वारा, प्लाज्मा में किसी भी प्रोसेस के द्वारा अगर हम लोग फाइब्रिनोजन को हटा दें तो क्या बनता है? सीरम। क्या बनता है? सीरम। आप लोग प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन हटा दे तो जो चीज़ बनता है उसी को क्या कहा जाता है? सीरम। ठीक, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा दोस्तों। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन हटा दे तो क्या बनता है? सीरम। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्या बच गया? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये क्या होता है? देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? रेड ब्लड सेल। ठीक, अब आरबीसी का नाम क्योंकि रेड है तो रेड क्यों है इसका नाम, या फिर इसका कलर क्यों रेड होता है? तो इसका कलर रेड होता है, इसके पीछे कारण है एक पिगमेंट जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। क्या नाम है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है, देखिए ये कितने एग्जाम में पूछा हुआ है। हेमोग्लोबिन जो है यह 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है? हीमो, दूसरा वर्ड क्या है? ग्लोबिन। हीमो वर्ड का मतलब क्या? हीमो जो वर्ड है वो बता रहा है कि ये आयरन है। क्या है? आयरन है। और ग्लोबिन जो वर्ड है ये बता रहा है कि प्रोटीन। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या नाम है आरबीसी में, ध्यान से सुनिएगा, आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आरबीसी में ग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों।
अगर आप पॉइंट क्या याद रखिएगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ठीक, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है 120 डेज। एकदम टू द पॉइंट, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट से बताया जा रहा है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है 120 डेज। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है तो बोन मैरो में होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब आरबीसी का जब फॉर्मेशन बोन मैरो में हो रहा है तो क्या, और आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में हो रहा है, इससे पहले बताए हैं कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, आरबीसी का लाइफ स्पैन मतलब आरबीसी कितना दिन जिंदा रहता है, तो आरबीसी 120 डेज तक ही जिंदा रहता है। तो इसके बाद ये मर कहाँ जाता है, मतलब इसका खात्मा कहाँ हो जाता है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन है। अब देखिए, अगर आप लोग बिहार दरोगा का एग्जाम दिए होइएगा तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का क्या कहा गया, कब्रगाह कहा गया। ठीक है दोस्तों, और एक बात याद रखिएगा, आप लोग सोचिएगा कि अरे सर बोल रहे हैं कि 120 डेज तक ही आरबीसी जिंदा रहता है, तो फिर आरबीसी तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पूरा मर जाएगा। नहीं, आरबीसी जितना मरता है, याद रखिएगा, आरबीसी अगर एक मरा तो इसका 4 गुना आरबीसी है, ध्यान से सुनिएगा, इसका 4 गुना आरबीसी जो है वो फिर क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। कहाँ पे जिंदा हो जाता है, बोन मैरो में जिंदा हो जाता है। अच्छा, मेन काम आरबीसी का है क्या, तो आरबीसी जो बनता है वो किससे बनता है, ध्यान से सुनिएगा, आरबीसी जो बनता है वो किससे बनता है, हेमोग्लोबिन से बनता है। तो हेमोग्लोबिन, ध्यान से एक आखिरी पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, दिख रहा है ना दोस्तों, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक, आरबीसी का जो बोले कि आरबीसी में एक पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, तो आरबीसी हेमोग्लोबिन जो है, ध्यान से सुनिएगा, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है। क्या बना देता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो अर्थात हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और क्या बना दिया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन फिर किसको दे देगा, सेल को दे देगा, फिर क्या बन जाएगा, हेमोग्लोबिन, फिर लंग्स के पास जाएगा और फिर ऑक्सीजन लेगा, फिर अपना ऑक्सीजन किसको दे देगा, सेल को दे देगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस साइन का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का ऐसा साइन होता है। क्यों दिया गया ये साइन, हेमोग्लोबिन, ध्यान से सुनिएगा, हेमोग्लोबिन लंग्स में ऑक्सीजन मिलता है, हेमोग्लोबिन लंग्स में गया, ऑक्सीजन लिया, ठीक, वहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजन लिया, फिर कहाँ पे गया, हार्ट में गया, हार्ट से ब्लड को पंप कर दिया गया, पूरे बॉडी में ऑक्सी हेमोग्लोबिन दौड़ गया और जहाँ जहाँ जिस भी सेल को ऑक्सीजन का जरूरत है ये ऑक्सीजन ले लिया गया। फिर क्या बन गया, हेमोग्लोबिन, इसका ऑक्सीजन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, हेमोग्लोबिन बन जाएगा, फिर हेमोग्लोबिन, फिर ऑक्सीजन लेगा, फिर ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन बार बार क्या होते रहता है, चलते रहता है। तो इससे हमको क्या पता चला कि आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को क्या करना, कैरी करना। मेन काम आरबीसी का क्या हो गया, ऑक्सीजन को कैरी करना। कोई दिक्कत दोस्तों, तो आरबीसी का क्या काम हो गया, आरबीसी जो है वो एक बार रिकैप सुन लीजिए। आरबीसी रेड ब्लड सेल हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया। आरबीसी किससे मिलके बनता है, तो हेमोग्लोबिन से मिलके बनता है। हेमोग्लोबिन क्या है, हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ठीक, खत्म बात। अब जो इसका ब्लड में जो आरबीसी में जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज तक आरबीसी का लाइफ स्पैन है, ठीक है दोस्तों। अब आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। आरबीसी कहाँ मर जाता है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहाँ है, स्प्लीन है। तो ये जो मर रहा है तो फिर कितना पैदा हो रहा है, तो एक आरबीसी अगर मरता है तो 4 गुना आरबीसी बनता है। कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ, आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, अर्थात ये ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। कोई दिक्कत दोस्तों। अब दूसरा जो बच गया उसका नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो चलिए देखते हैं डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ गए होइएगा आप लोग। अब एक बात और याद रखिएगा कि आरबीसी का जो है एक और नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का एक और नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट।
साइट। ठीक, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिख रहा है ना आप लोग को पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक, इसका एक फेयर करते चलिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए और ये जो जो पढ़ा रहे हैं उन सबका फेयर करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा आप लोग, आशा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जरा इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो फिर और जगह बदलेगा तो WBC बताएंगे। देखिए एकदम शांति से पढ़ते चलिए, एकदम आसान है। ठीक है क्या, देखिए अब क्या बच गया, एक WBC बच गया और एक क्या बच गया, प्लेटलेट्स बच गया। ठीक है, देखो देखिए दोस्तों, देखिए WBC जो है, जैसे RBC का क्या बोले कि एक और नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। सिमिलरली WBC का एक और नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। WBC का एक और नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। WBC को हम एक और नाम से किस नाम से जानते हैं, WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब जैसे पता है कि RBC का में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन क्या WBC में भी न्यूक्लियस नहीं होता, नहीं, WBC में न्यूक्लियस होता है। ठीक, और WBC का याद रखिएगा, WBC का लाइफ स्पेन और कम होता है, 2 से 3 दिन, डिपेंड करता है इन्फेक्शन के ऊपर। अगर किसी के बॉडी में इन्फेक्शन है तो WBC का लाइफ स्पेन और क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब अगला बात क्या है, WBC को डिपेंडिंग अपॉन इट्स ग्रेन्यूल्स, याद रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स ग्रेन्यूल्स, WBC को फिर से 2 पार्ट में बांटा गया। WBC को कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में बांटा गया। एक पहला था, उसका नाम था क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स, पहला का नाम ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा एक और इसका फर्दर डिवीजन हो गया एग्रेनुलो, एग्रेनुलोसाइट्स। 2 पार्ट हो गया। WBC को ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, WBC को फिर से 2 पार्ट में बांटा गया, ग्रेनुलोसाइट और दूसरा कौन हो गया, एग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट में फिर 3 चीज, ध्यान से देखिएगा, ग्रेनुलोसाइट में फिर 3 चीज, न्यूट्रोफिल्स, एसनोफिल्स। ठीक है दोस्तों, और तीसरा कौन बच गया, बेसोफिल्स। एकदम ध्यान से समझिएगा, थोड़ा नाम देखिए, नाम थोड़ा लग रहा होगा कि सर थोड़ा भारी नाम है, नहीं, नाम भारी नहीं। देखिए 2-4 बार नाम बोलिएगा ना कि ग्रेनुलोसाइट में 3 चीज होता है, न्यूट्रोफिल, एसनोफिल और बेसोफिल, मिलके क्या बनता है, ग्रेनुलोसाइट। अब कौन बच गया, एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट 2 चीज से मिलकर बनता है, कौन कौन सा, लिम्फोसाइट और दूसरा कौन बच गया, मोनोसाइट। ठीक, क्या बोल दिए, एक ग्रेनुलोसाइट को 2 पार्ट हो गया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एकदम ध्यान से समझिए। अब अगला कौन बच गया, देखिए न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है ना, ये इसका फेगोसाइटिक नेचर का है। किस नेचर का है, फेगोसाइटिक नेचर। अभी बता रहे हैं फेगोसाइटिक नेचर क्या है, किस नेचर का है, ये फेगोसाइटिक नेचर का है। ठीक, फेगोसाइटिक नेचर का है, फेगोसाइटिक नेचर का है। न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट है वो दोनों क्या है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों किस नेचर का है, फेगोसाइटिक नेचर का। पीएन मतलब फेगोसाइटिक नेचर। अभी पीएन क्या लिखा दिए सर, देखिए पीएन मतलब क्या होता है, पीएन मतलब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये माइक्रोब, देखिए WBC जो होता है ना, देखिए आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़े होइएगा, WBC को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। WBC को क्या कहा जाता है, सोल्जर्स ऑफ बॉडी। सोल्जर्स मतलब हम लोग के बॉडी में जैसे दुश्मनों से रक्षा हम लोग के भारत देश के सैनिक कर रहे हैं, ठीक, उनके लिए एक सैल्यूट जरूर होना चाहिए, हम लोग को सम्मान मन में जरूर होना चाहिए अपने देश के आर्मी के लिए। उसी प्रकार हम लोग के बॉडी में भी WBC है जो कि बाहरी माइक्रोब्स को या फॉरेन माइक्रोब्स को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक, तो ये देखिए ग्रेनुलोसाइट हो या एग्रेनुलोसाइट, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। ठीक, ये कंसेप्ट तो दिमाग में जरूर रहना चाहिए। ठीक, तो क्या बोले कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अनवांटेड है उसको डायरेक्ट इंगल्फ कर जाते हैं। इंगल्फ मतलब खा ही जाते हैं। कौन, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है वो फेगोसाइटिक नेचर के हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जो है ये किस में मदद करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट खा ही जाते हैं। अब दूसरा बच्चा आपको एसनोफिल। एसनोफिल जो है वह एलर्जिक रिएक्शन में मदद करता है। क्या हुआ, एलर्जी में, एलर्जिक रिएक्शन आप नाम सुने होइएगा,
अभी बताते हैं। जैसे देखे हुए कितने आदमी को एलर्जी ज़्यादा हो जाता है, नहीं ये अब क्या नाम है, एलर्जी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कितने आदमी को बारिश का बूंद भी अगर मुंह पे पड़ेगा ना तो रेड रेड चकटा चकटा जैसा हो जाता है। ये हो गया हाइपर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। हाइपर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम किसी हो जाता है तब उसको दवा दिया जाता है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का, मतलब इम्यून सिस्टम को थोड़ा दाब दिया, जरूरत से ज़्यादा हो गया। तो एलर्जिक रिएक्शन मतलब कोई, अब एलर्जिक रिएक्शन क्या हो, जैसे कितने आदमी को जैसे गेहूं का दौनी जो होता है तो उसका जो हस्क होता है, भूसा जो होता है, वो नाक में जाते ही छींक आने लगता है, छींक आ रहा है, बार बार छींक आ रहा है। ये किसके कारण आ रहा है? एसिनोफिल के कारण, मतलब वो धूल के कण के कारण उसको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। ये एलर्जिक रिएक्शन किसके कारण हो रहा है? एसिनोफिल के कारण एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, एकदम टू द पॉइंट। किसके कारण एलर्जिक रिएक्शन हुआ? एसिनोफिल के कारण एलर्जिक रिएक्शन हुआ। अब हम लोग का बचा एक बेसोफिल। देखिए बेसोफिल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। देखिए बेसोफिल जो है, बेसोफिल 3 टाइप का केमिकल रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? 3 टाइप का केमिकल। देखिएगा हर एक का नाम याद रखिएगा, हिस्टामिन, हिस्टामिन, दूसरा हो गया हेपारिन, दूसरा हो गया हेपारिन, और तीसरा एक सीरोटोनिन भी होता है। नाम याद रखिएगा, तीसरा क्या हो गया? सीरोटोनिन। तीसरा क्या हो गया? सीरोटोनिन। अब देखिए हिस्टामिन, हेपारिन क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए हिस्टामिन, आप लोगों को कभी भी कोई चींटी काट लिया, चींटी काट लिया या बिरहनी वगैरह काट लिया, नहीं मतलब कोई भी चींटी काट लिया या बिरहनी काट लिया तो आप लोग को जलन जैसा होता होगा, नहीं चींटी काट लेने पे जलन जैसा होता, थोड़ा बिसबिसाता होगा। तो ये जो न कहता चींटी काट ले लो बड़ा बिसबिसाइत बा, तो ये जो चींटी जो काट लिया, ये किसके कारण चींटी काट लेने के कारण जो जलन जो दे रहा है वो किसके कारण दे रहा है? हिस्टामिन के कारण कर रहा है। तेरा मतलब जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन जो है, इसी हिस्टामिन के कारण जलन वगैरह देता है। ठीक, अगला क्या बच गया? हेपारिन। देखिए हेपारिन जो है ना दोस्तों, ये ब्लड को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेपारिन जो है ब्लड को, कभी आप लोग गौर किए कि ब्लड बाहर निकला बस जम गया, मतलब ब्लड का क्लॉटिंग हो गया, तो अंदर में क्यों नहीं जम गया? अंदर में क्यों नहीं जम गया? तो ड्यू टू द हेपारिन। मतलब हेपारिन जो है वो एंटी कोएगुलेंट है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, हेपारिन क्या है? एंटी कोएगुलेंट है, याद रखिएगा। हेपारिन क्या है? हेपारिन क्या है? एंटी कोएगुलेंट है। एंटी को यहीं देते हैं, यहां से यहां लिख देते हैं। हेपारिन क्या है? एंटी कोएगुलेंट है, ये सबको लिख लीजिएगा आप लोग। हेपारिन क्या है? एंटी कोएगुलेंट है, अर्थात ये ब्लड के थक्का को, ब्लड को जमने से बॉडी के अंदर में ही क्या करता है? रोकता है। कौन? हेपारिन। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब एक आखिरी बच गया, कौन? लिम्फोसाइट। सब बात हो गया, अब एक कौन बच गया? लिम्फोसाइट। देखिए लिम्फोसाइट फिर याद रखिएगा 2 टाइप का होता है। लिम्फोसाइट फिर 2 टाइप का होता है, एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। अब दोनों के दोनों जो लिम्फोसाइट होता है, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो, दोनों जो लिम्फोसाइट होता है ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। दोनों के दोनों लिम्फोसाइट किसको बूस्ट करता है? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। याद रखिएगा, अगर कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा तो याद रखिएगा। लिम्फोसाइट जो है वो लिम्फोसाइट का फिर से 2 टाइप होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। दोनों के दोनों लिम्फोसाइट किसमें मदद करता है? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का। ये बात हो गया WBC का। ठीक है दोस्तों, अब जो तीसरा जो बउआ बच गया उसका नाम क्या है? प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स को बउआ थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटिलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब प्लेटिलेट्स का मेन काम जो है वो ब्लड का क्लॉटिंग कराना। प्लेटिलेट्स का मेन काम क्या है? ब्लड का क्लॉटिंग कराना। मतलब रक्त के थक्का जमाने में किसका योगदान है? प्लेटिलेट्स का काम है। रक्त के थक्का जमाने अर्थात ब्लड क्लॉटिंग करवाने में किसका योगदान है? प्लेटिलेट्स का काम है। अब देखिए इसमें कुछ आयन, जैसे कैल्शियम आयन का भी योगदान होता है ब्लड को क्लॉटिंग कराने में। तो आप लोग से कितने बार क्वेश्चन पूछा दिया जा सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग में किस मिनरल्स का काम है? तो ब्लड क्लॉटिंग में किस मिनरल्स का काम है? तो ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम मिनरल्स का काम है। ठीक है दोस्तों, सब खत्म हो गया। हम आशा करते हैं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, जरा देख लीजिए, एक बार ऊपर से ले लीजिए। देखिए एक बार इतना तक का ले लीजिए। ठीक, एक बार इतना तक का ले लीजिए। सब तो दिख ही रहा होगा।
ठीक है दोस्तों, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हम आशा करते हैं, ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो से कुछ जानकारी में वृद्धि हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके जानकारी में थोड़ा भी वृद्धि हुआ हो, थोड़ा भी आप लोग के लिए अगर लाभदायक लगा हो, तो आप लोग अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, पूरे दोस्तों पे एकदम शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत होगा, याद रखिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी परेशानी होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।